हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने बात की थी किसके बारे में। हमने बात की थी मैटर के बारे में। ठीक है, कि मैटर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मैटर एनीथिंग और एनी सब्सटेंस विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मैटर बोलते हैं। ठीक है, बाद में हमने मैटर क्लासीफाई भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ठीक है, फिजिकल स्टेट पर मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि मेनली हम जो हमारे काम के आते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस ही होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। लिक्विड्स के केस में डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होती। वो उस कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिनमें आपने उनको रखा हुआ है। ठीक है, वहीं गैस की बात करें तो ना तो उनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उनका शेप फिक्स होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने बात कर ली थी। आज हम देखते हैं कि हम इनको आपस में इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इनको। लिक्विड कन्वर्जन हम करते हैं सॉलिड्स का लिक्विड में। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, या फिर आप इसे बोल सकते हो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें मेल्टिंग या फिर फ्यूजन ऑफ सॉलिड में, तो आप एक सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, जो भी आपका सॉलिड है उसको कन्वर्ट कर रहे हो किस में, एक्स सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो एक्स लिक्विड में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। क्लियर है, यहाँ आपके पास दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिनको आप दोबारा बैकवर्ड में लेके जा सकते हो। ठीक है, जैसे इस एरो का निशान क्या है, ये यहाँ से सॉलिड से किस में जा रही है, लिक्विड में। ठीक है, तो ये वन साइडेड है। वैसे ही होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, उनमें क्या कैसा साइन होता है, जो हम साइन काम में लेते हैं वो इस टाइप का होता है। मतलब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वो फॉरवर्ड भी जा रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो आपके बैकवर्ड भी जा रहा है और फिर से आपका क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। तो उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इनको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे और पीछे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये मूव होती रहती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसी रिएक्शन जो बोथ साइड मूव कर सकती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हम कह सकते हैं सिंपली रिएक्शंस विच कैन मूव in both direction is called reversible reaction। क्लियर है, जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, देखो अभी आपको इन चीज़ों की जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी डेप्थ में नहीं जाना है कि अरे ये क्या है, ये तो मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं 9th-10th में। हो सकता है नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पढ़ने ही वाले हो इन सब चीज़ों को। ठीक है ना, तो ज़्यादा डेप्थ में आपको घुसना नहीं है, अभी रिसर्च करने का टाइम नहीं, अभी चीज़ें देखने का, समझने का और आगे बढ़ने का टाइम है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए हमारे पास डेप्थ में घूमने के लिए जब हम मेन कोर्स में जाएंगे तब हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपने देखा, हाँ भाई रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, बस इतना समझा और आगे बढ़ना है। ठीक है ना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि अच्छा ऐसा कैसे हो रहा है। क्लियर है, वो सब हम पढ़ेंगे अपने मेन कोर्स में जब हम 11th-12th में एंटर करेंगे। क्लियर है, ऐसे होती है आपके पास सेकंड, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो है पीछे की तरफ जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन होगी? जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है। जैसे रिएक्टेंट है आपका, वो किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। ये आपका फुल एरो आ गया। ये क्या है? डबल साइडेड एरो इसको बोला जाता है। ठीक है, दोनों साइड एरो है, ये केवल एक ही साइड है, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। पीछे की तरफ नहीं आ रही है रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए? रिएक्शन विच कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? चलिए, तो अगर हम बात करें इसके केस में, फ्यूजन के केस में, हम जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, तो एक्स सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्स लिक्विड में। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड भी जा सकती है और यही रिएक्शन आपकी बैकवर्ड भी जा सकती है। यह होती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है किस में? लिक्विड में, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन या मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। और जब लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ये तो हुआ फ्यूजन, और इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या इसमें कन्वर्ट हो रहा है? फ्रीज हो रहा है, तो फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड और क्रिस्टलाइजेशन भी इसे बोल सकते हो, मतलब आप क्रिस्टल में इसको कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये क्या है? फ्यूजन है या फिर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड को आप क्या कर रहे हो? मेल्ट कर रहे हो। क्लियर है? चलिए, एक तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है? सॉलिड में। और ये जो होती है आपके रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों तरफ आपके मूव हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड क्या हुआ? मेल्ट होगा, या फिर इससे आप क्या बोल सकते हो? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जैसे हम वाटर का बात करें, वाटर के केस में, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, अगर हम बात करें आइस की, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम बात करें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जहाँ पर आपका वाटर जो लिक्विड होता है वो सॉलिड बर्फ में, आइस में कन्वर्ट होता है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है? वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों को आप सेम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड है वही क्या है? आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट या ऑफ सॉलिड कहो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहो। ठीक है, तो इन केस ऑफ वाटर, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करें, मेल्टिंग पॉइंट, तो हम मेल्टिंग पॉइंट को हम, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को हम क्या कह सकते हैं? द टेम्परेचर एट विच a solid converts to liquid is called its melting point.
क्लियर, सिंपल हम बात करेंगे, ठीक है। सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के केस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के केस में आपका जो सॉलिड है आइस, वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, लिक्विड में। और जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, आपका आइस के अंदर। ये दोनों प्रोसेस आपके चलती रहती है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड सॉलिड्स में कन्वर्ट होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, मतलब दोनों की जो रेट है आपस में कन्वर्ट होने की, वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। एट मेल्टिंग पॉइंट, इसको मैं ऐसा लिखूंगा MP, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्यूजन it will be equal to rate of crystallization. इसका मतलब जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही लिक्विड फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। दोनों की रेट क्या है, आपकी सेम होती है, ठीक है। एट मेल्टिंग पॉइंट, और ये कंडीशन कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ए बी में जितना कन्वर्ट हो रहा है बी उतना फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए में। तो नेट अगर देखा जाए तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। क्लियर है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, थोड़ी बहुत एक दो टर्मिनोलॉजी हो सकता है नहीं हो आपके लिए, पर हाँ देखना है, समझना है। आगे हम बिल्कुल इन सब चीज़ों को यूज़ में लेंगे, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, चीज़ों को देखना है, समझना है। क्लियर है। तो ये तो हुआ फ्यूजन और ये तो हुआ आपका फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए अगर मैं बात करूं, अगर आप सॉलिड को कन्वर्ट करना चाह रहे हो हीट में, सॉरी लिक्विड में, ठीक है, तो आप सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हीट सप्लाई करके, ठीक है। तो अगर आप सॉलिड को एक्स सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, एक्स लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट सप्लाई। और ये जो हीट सप्लाई आपको करनी पड़ेगी इसे हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो हीट सप्लाई एनर्जी आप सप्लाई करते हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जो अगर आपको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब लिक्विड को आप उल्टा कर रहे हो, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हीट जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ तो हमें हीट देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या होगी, आपकी हीट रिलीज होगी। यहाँ हीट हम दे रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, हीट यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब। रिएक्शन में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। वहीं अगर हम बात करें कि आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना, यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या हीट ऑफ फ्रीजिंग। क्लियर है, ठीक है। तो हीट सप्लाई रिलीज, ये थोड़े बहुत टर्म आपको पता होना चाहिए, ऊपर ऊपर से हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। सबको डिटेल में हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे हीट देनी पड़ेगी, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। चलिए
जैसे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं वैसे ही हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में। तो वो हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, एक बार इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके कन्वर्जन, दैट इज लिक्विड का किस में कन्वर्जन, गैस में कन्वर्जन। क्या लिक्विड का गैस में कन्वर्जन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी या इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, आप बताइए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड का मीनिंग क्या है, आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस में, एक्स गैस में। तो क्या एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ये, बताइए। क्या हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या हम गैस को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों को आपस में चेंज हम कर सकते हैं तो इसका मतलब ये आपकी बोथ साइड रिएक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बिल्कुल सही है अगर ये आपकी सोचा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में, वहीं गैस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में। तो ये भी आपकी कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, रिवर्सिबल रिएक्शन हुई। क्लियर है। चलिए, तो इसको तो हम बोलते हैं, अगर लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। वहीं अगर आपका गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब आपने क्या कर दिया, गैस को कंडेंस कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए फिर से अगर हम बात करें तो वेपर को या लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, किस टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। तो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है, दूसरी वो हम पढ़ेंगे अपने जब 11th-12th पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो आप बेसिक डेफिनेशन इसकी याद रखो कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। सिंपल सी डेफिनेशन, द टेम्परेचर at which liquid converts into गैस या फिर वेपर, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट की नॉर्मल डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखना है। एक और डेफिनेशन होती है टेक्निकल टर्म, उसको बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलिए ये तो ही इसकी बात। अब वहीं अगर हम बात करें इसी केस के लिए, आप एक्स लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। जैसे वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस है। सेम जैसे सॉलिड्स में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, आपके गैस में। ठीक उसी तरह से जब हम बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर, जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ वेपोराइजेशन किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, मान लो आप लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गैस में, और गैस फिर से कन्वर्ट हो रही है आपके लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ जो हीट सप्लाई की जाती है, क्योंकि लिक्विड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में, तो नेचुरल सी बात है आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
जिसे सॉलिड्स को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते थे तो उसे हम क्या बोलते थे, हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करते हो, वेपर में कन्वर्ट करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। और जब गैस को आप फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उसे हम बोलते हैं आपका हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि लिक्विड को गैस में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या हीट रिलीज होगी, मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि मुझे हीट देनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर है। जबकि हीट ऑफ कंडेंसेशन में क्या होगा, जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है। हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब, इनको टेक्निकल टर्म भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे अपने 11वीं के कोर्स में। जब हीट रिलीज होती है उस टर्म को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब आपकी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो अभी तक आप इतना समझ लीजिए कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी हीट रिलीज हो रही है। क्लियर है। तो ये हुआ आपका क्या, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, तो बॉइलिंग आपका इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा पता है ना आपको, बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा। ठीक है। तो एट बॉइलिंग पॉइंट ये होती है रेट ऑफ वेपोराइजेशन, इट विल इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम और बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। चलिए, ये तो ही एक चीज़। इसके बाद एक और छोटा सा टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं इवोपरेशन। क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए, तो देखिए, अगर हम बात करें इवोपरेशन के बारे में, इवोपरेशन, ये टर्म भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। इवोपरेशन प्रोसेस क्या होता है, इवोपरेशन प्रोसेस भी सेम इसी तरह से होता है वेपोराइजेशन की तरह। इसमें भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, आपके गैस में या फिर वेपर में कन्वर्ट होता है। बस इवोपरेशन और वेपोराइजेशन में हल्का सा डिफरेंस ये रहता है कि जो आपका वेपोराइजेशन होता है वो अबव द बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, हीट सप्लाई करते हो उसको। ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ वो होता है। जबकि इवोपरेशन की अगर हम बात करें तो ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। इसके लिए आपको कोई बाहर से हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। तो देखिए, इवोपरेशन की अगर हम बात करें तो इवोपरेशन क्या होता है, दिस इज द कन्वर्जन, दिस इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ liquid into gas below its boiling point, below its boiling point, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। अभी होता कैसे, देखिए, सिंपल सी चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व भी की होगी या आप लोगों ने हो सकता है ऑब्जर्व ना की हो। जैसे आप एक प्लेट लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी रखिए। ठीक है, और उस प्लेट को आप रख दीजिए किसी रूम में और 2 दिन तक छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद जब आप वहाँ जाओगे और देखोगे उस प्लेट को, तो वहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा। वो पानी कहाँ गया, आपने उसको बॉईल तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने देखा वहाँ पर पानी नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो आपस में क्या है, एनर्जी रहती है। ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से क्या है, इवोपरेशन की प्रोसेस आपकी होती है
और ये नेचुरल सी चीज़ें जो हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, चाहे हम देखें या नहीं देखें, इवोपरेशन हमेशा कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, आप चाहे आप एक वाटर बोतल ले लीजिए, उसमें भी क्या होता है, आपका इवोपरेशन का प्रोसेस होता रहता है। अगर वो सील पैक है तो आपकी जो वेपर्स रहेगी वो उस बोतल के अंदर ही रहेगी, लेकिन अगर वो बोतल ओपन है तो उसमें से कुछ ना कुछ पानी आपका बाहर निकलता रहेगा वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इवोपरेशन प्रोसेस जो है वो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, लिक्विड हमेशा किस में कन्वर्ट होता रहता है, आपके सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है, मतलब गैस में या फिर वेपर में कन्वर्ट होता रहता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका इवोपरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज़ें, इसको आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस आपको समझना है कि क्या डिफरेंस होता है इवोपरेशन और वेपोराइजेशन में। क्लियर है? चलिए, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, कंटेनर है, इसमें आपने क्या किया है, पानी फिल कर दिया, वाटर। ठीक है, क्लियर है? ये कंटेनर था, इसने आपने क्या किया, वाटर फिल कर दिया। ठीक है, अब वाटर जो है इसकी वेपर्स फॉर्म होती रहती है कंटिन्यूसली। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे जो सरफेस पर है, यहाँ पर। अब जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स तो पानी के अंदर हैं, तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके बीच में क्या रहता है, अट्रैक्शन फोर्स रहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो ये तो जो रहते हैं मॉलिक्यूल्स जो अंदर वाले हैं, बल्क वाले, अंदर वाले जितने भी होते हैं, वो सब तो बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जाने की कोशिश करेंगे इस तरफ तो नीचे वाला मॉलिक्यूल उसको अपनी तरफ खींच लेगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो इस वाला मॉलिक्यूल खींच लेगा, मतलब उनका मूवमेंट होता रहेगा, पर वो बाहर की तरफ आपके अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जैसे मान लो यहाँ सरफेस के ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करके यहाँ पर आ जाए, खाली स्पेस में वेपर की फॉर्म में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आपने इसको बॉईल नहीं किया, आपने केवल इसको रखा है, ठीक है, कंटेनर में पैक करके, अपने आप क्या हुई, उसकी वेपर्स फॉर्म हो गई। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका इवोपरेशन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है, इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसकी वजह से मूवमेंट करते हैं। तो अगर मान लो किसी एक इंस्टेंट पर एनर्जी ज़्यादा हो गई और इन्होंने आपस में बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस थे उसको उसने ब्रेक कर लिया और ऊपर की तरफ जंप कर गया, इन द सेंस फोर्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा ही होता भी है। ठीक है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, आपके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, भले ही वो हमें दिखे नहीं, बट वो कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख भी सकते हो आप चाहो तो। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ तो हम आगे पढ़ेंगे सही, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको समझ सकते हो। दी वाटर मॉलिक्यूल्स, जब कोई भी लिक्विड जनरल हम बात कर सकते हैं इसके लिए, दी वाटर मॉलिक्यूल्स have some kinetic energy and the water molecules have some kinetic energy, and when the surface water molecules break the attraction force between molecules, they escape
फ्रॉम द सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस की हम बात करें, जो आपका वाटर लेवल है वो सरफेस, ठीक है। दे एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका इवोपरेशन बोला जाता है। The water molecules have some kinetic energy, and when the surface water molecules break the attraction force between molecules, जो molecules में आपस में बीच में force लगता है उसको break करके they escape from the surface and converts into vapor, ठीक है। This process is known as evaporation. This process is known as evaporation, ठीक है। तो हो सकता है ये आप लोगों ने पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, ठीक है। और पढ़ा भी हो तो या तो हो सकता है समझ में आया हो, नहीं आया हो, तो मैंने आपको फिर से क्या कर दिया, एक बार एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और छोटा सा टर्म है जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन आप लोगों ने भी सुना होगा। सब्लिमेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू डायरेक्टली इनटू गैस, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस is known as sublimation, ठीक है। तो आपका एक्स सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक्स गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो इसको कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है कि उसको हम क्या बोलते हैं। इसको आप सब्लिमेशन भी बोल सकते हो या फिर सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस भी बोल सकते हो, ठीक है। बाकी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सब्लिमेशन, क्लियर है। और जो हीट सप्लाई का हम करेंगे, एक्स सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके एक्स गैस में, तो यहाँ जो हीट सप्लाई की जाती है उस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, इनकी जो बॉल्स वगैरह होती है, गोलियाँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, कैम्फर, तो क्या है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या है, उनको इतनी हीट मिल जाती है कि वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। उस वजह से क्या है, वो हल्की सी रूम टेम्परेचर पर क्या है, हीट तो रहती है, ऐसा नहीं कि हीट नहीं रहती है, भले ही हम उसको हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो, बट 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी हीट तो अवेलेबल रहती है मॉलिक्यूल के पास, तो वो उतनी सी हीट में ही आपके उनके लिए तो सफिशिएंट होती है कि वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए तो इतना सही है इसमें, और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं डेफिनेशन वगैरह, सब्लिमेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, ओके। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की, हम मैटर के बारे में ही बात कर रहे थे, हमने क्लासिफिकेशन देखा लास्ट लेक्चर में, सॉलिड लिक्विड केस में हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। आज हमने बात की फ्यूजन के बारे में, मेल्टिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने वेपोराइजेशन के बारे में बात की, इवोपरेशन के बारे में बात की। तो इन सब चीज़ों का टर्म का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। इनको कोई बैठ के आपको रटना नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार पढ़ा, समझा, भूल जाओ, छोड़ दो, आगे जब दोबारा काम में आएगी और डेफिनेटली आएगी तो आपको फिर से याद हो जाएगी, हाँ पढ़ा हुआ तो है ये टर्म, बस इतना होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अननोन वर्ड है कभी पढ़ा ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए,
क्लियर है? बाकी आप जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे आपको चीज़ें याद होती जाएगी, ठीक है? आपको उनको बैठ के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड आगे जो भी आपके क्लासिफिकेशन है जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।